मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की 7th क्लास है और आज की क्लास में फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन करते हैं। और जो कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम लोग क्वेश्चन वाइज ही स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि बेसिक हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री after ascending 4 kilometer towards the mountain up a slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन है, किसी पहाड़ के शिखर का इसके पाद से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 30 डिग्री के झुकाव से पहाड़ पर 4 किलोमीटर चढ़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है, तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को ही देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन इधर उधर भटकने की जगह हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है पहले जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अगर वो पॉइंट हमारे दिमाग में बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक माउंटेन है और माउंटेन का जो टॉप है, समिट है, जो शिखर है आपका, यहां पर मैंने बना दिया, ये माउंटेन का शिखर है। मतलब ये आपका ऐसा माउंटेन नहीं होगा, लेकिन मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बनाया है और ये माउंटेन का शिखर है। और इस माउंटेन के शिखर से मैंने कहा कि एक सीधा लाइन मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, जो कि बेस लेवल पाएगा। जो बेस लेवल है, मतलब बेस लेवल की बात करें तो जहां से एलिवेशन की बात की गई, जहां से देखा जा रहा है माउंटेन के शिखर पर, समिट पे, तो बोला गया है कि जो माउंटेन का समिट है, हम किसी प्लेस से अगर उस माउंटेन के समिट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब मैंने यहां से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो समिट पे बन रहा है वो 45 डिग्री है। अब कोई तो देख रहा होगा, या कोई भी अगर हम बात करें कि कोई आदमी यहां से देख रहा है, तो अगर बोला कि उसने कहा कि यहां से हम देख रहे हैं समिट को, शिखर को, माउंटेन के शिखर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे मतलब उसको पता चला कि 45 डिग्री है। आपको बताया गया क्वेश्चन में 45 डिग्री है। तो सीधा सा बात है, किसी एक पॉइंट से समिट पे, वो जो माउंटेन है उसके समिट पे, शिखर पे जो हम देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपसे बोला गया कि कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और उस हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, 45 डिग्री। अच्छा, उसके बाद बोला गया कि अब वो क्या करता है कि 4 किलोमीटर चढ़ता है माउंटेन की तरफ। माउंटेन आपका इधर है तो 4 किलोमीटर आता है, लेकिन किस कंडीशन में चढ़ता है, तो ये बोला गया है कि वो माउंटेन की तरफ जाता है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर सीधा आपका प्लेन में नहीं जाता है, वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, आपसे बोला गया कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ चढ़ता है 4 किलोमीटर। तो यहां से हमने क्या किया, ये 45 डिग्री था तो ये भी 45 होगा, ये आपको पता चल चुका है। यहां से वो जाता है कितना, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए पैच कितना जाता है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, कहीं पर पहुंचता है। और जहां पर पहुंचता है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया, तो पहले तो वहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जो कि इसके बेस के पैरेलल, और फिर उससे हमने देखा कितना डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है, ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर होगा। और आपको ये पता है कि ये पूरा 45 डिग्री था, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था, जो कि अभी थोड़ा हटा दिया, तो फिर से लिख दे रहा हूं, 45 डिग्री था, 45 डिग्री। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में जो दिया गया, द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। मतलब आपको जो बताना है वो पूरी हाइट ये बताना है कि कुल माउंटेन की हाइट कितनी थी। अब आइए जो एक एक क्वेश्चन वाइज पढ़ते जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहां से लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर इस पर। अच्छा, अगर मुझे माउंटेन की हाइट बतानी है तो अगर मेरे को या तो पूरा पता चल जाए, या फिर अगर मेरे को ये पता चल जाता है और ये वाला पता चल जाता है, अगर ये दोनों पता चल जाए तो दोनों को ऐड करके भी आ जाएगा, या डायरेक्टली पूरा का पूरा आ जाए तो और अच्छी बात है। तो आपका माउंटेन का हाइट बताना है, मतलब इस बेस लेवल से इसका समिट कितनी ऊंचाई पर है, परपेंडिकुलर कितनी ऊंचाई पर है, ये आपको बताना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन को 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए, केवल इस ट्रायंगल की बात की जाए, तो मैं यहां पर लिखूं कि अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल 30 है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है 1
रेशियो साइड का, इनके सामने के साइड का रेशियो 1√3 एंड 2। अगर ये रेशियो होता है 30 60 90 में 1√3 एंड 2, अगर इससे मैं रिलेट करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का डिस्टेंस कितना दिया गया है, इस ट्रायंगल में लेंथ कितना दिया गया साइड का, 90 डिग्री के जो सामने साइड है उसका लेंथ कितना है 4 किलोमीटर। यानी 90 डिग्री के सामने का लेंथ है अगर 4 किलोमीटर, तो 30 डिग्री के सामने और 60 डिग्री के सामने की साइड का लेंथ बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं। तो 90 के सामने अगर 4 किलोमीटर है तो 30 के सामने कितना आएगा? 2 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखो 2 बराबर 4 किलोमीटर, तो 1 बराबर 2 से डिवाइड किया 2 किलोमीटर, मतलब 30 के सामने ये जो लेंथ आ गई वो आ गई 2 किलोमीटर। और अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर आएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपका जो है वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो बराबर आएगा। तो ये 2 किलोमीटर आया तो ये भी आपका 2 किलोमीटर आ गया। यहां तक तो बात समझ में आई होगी। अच्छा, अगर यहां तक 2 किलोमीटर आ गया तो अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन जब आसान तरीका हमें दिखाई दे रहा हो तो हमें उस आसान तरीकों को फॉलो करना चाहिए, न कि लेंथी मेथड को ही हमेशा फॉलो करो। जैसे अगर आप इसमें देखें यहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग ये टोटल 45 है तो ये कितना होगा, तो हमें पता है कि टोटल 45 में से 30 गया तो कितना एंगल बचेगा 15 डिग्री। और ये 45 टोटल था तो ये भी 45 टोटल था, और ये पूरा 45 था तो 30 निकल गया तो ये कितना आएगा, ये भी 15 डिग्री आएगा। अच्छा, अगर यहां से देखें कि एंगल बराबर है तो सामने की साइड भी बराबर होगी। ये कंसेप्ट यहां यूज हो रहा है तो हमने उसी का फायदा उठाया। 15 डिग्री के सामने 4 किलोमीटर है तो इस 15 डिग्री के सामने भी ये डिस्टेंस कितना आएगा, 4 किलोमीटर आएगा। अब देख सकते हैं 4 किलोमीटर आएगा। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, जो दूसरा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में 30 60 90। अगर मैं रेशियो के पार्ट पे लिखूं तो 30 के सामने की साइड को अगर 1 लिखता हूं तो 60 के सामने साइड जो है ये √3 आएगा। यूनिट 1 यूनिट है तो √3, और 90 के सामने का साइड आएगा 2 यूनिट, और 2 यूनिट 4 किलोमीटर है तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया 2 किलोमीटर, और 1 यूनिट 2 किलोमीटर √3 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 2√3 किलोमीटर। यानी अगर ये हाइट बतानी है तो हाइट कितना आ जाएगी, तो हाइट आ जाएगी माउंटेन की, जो हाइट माउंटेन की होगी आपका बेस लेवल से, वो टोटल हाइट होगी कितना, तो आप कहेंगे ये आपका 2 और ये 2 प्लस 2√3, यानी 2√3 प्लस 2, दैट विल बी 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू √3 प्लस 1 किलोमीटर। ये किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर। तो बहुत बेसिक पॉइंट है, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से क्वेश्चन का आंसर आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास में 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से अगला क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक में जो तीनों साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, उसमें कौन सी साइड का किसके साइड के साथ रेशियो होता है, वो अगर आप क्वेश्चन वाइज देखेंगे जो क्वेश्चन में यूज होगा मैं वो बताते चलूंगा, आगे बढ़ता चलूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द मॉन्यूमेंट the angle of elevation of the top of the monument is found to be such that its tangent is 1/5 on walking 138 meters towards the monument. The secant of the angle of elevation is found to be √193 divided by 12. The height of the monument is, हिंदी में भी पढ़ देते हैं, क्या है, किसी स्मारक के आधार से क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5 है। स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का सीकेंट √193 डिवाइडेड अपॉन 12 पाया गया। स्मारक की ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए एक एक 1 बाय 1 आपका फिगर बनाते चलते हैं और समझते चलते हैं। तो जब आप फिगर बना लेते हैं ना तो क्वेश्चन तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि करना क्या है। अगर फिगर ही नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन पढ़कर के कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पर दिक्कत होगी। तो फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस में जो कि हाइट एंड डिस्टेंस के आते हैं। और क्वेश्चन है आपका, पॉइंट हॉरिजॉन्टल थ्रू द बेस ऑफ अ मॉन्यूमेंट, एक मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, जिसकी ऊंचाई दी गई है, मॉन्यूमेंट की ऊंचाई दी गई है कितना, तो मॉन्यूमेंट की ऊंचाई दी गई है टोटल कितना दी गई है, दिया ही नहीं गया है क्या, नहीं दिया गया, वो पूछा गया है द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट। एक मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, और इस स्मारक की हाइट ही पूछा गया है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हो गया मॉन्यूमेंट। और मॉन्यूमेंट का जो स्मारक है ना उसके बारे में बोला गया है, थ्रू द बेस ऑफ मॉन्यूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, मतलब आपका इसके बेस
जो बेस है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन वहां से ड्रॉ करते हैं, उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर आपको बोला गया है एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट के थ्रू जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपका क्या बनना है कि इस मॉन्यूमेंट के टॉप पे जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इस प्रकार है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हमें इस एंगल के बारे में दिया तो गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितना है वो नहीं दी गई है, थीटा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस प्रकार है कि जो टेंजेंट है वो 1/5 है। अच्छा, टेंजेंट जो है वो 1/5 है। पॉइंट आपका नोट करने वाला ये है कि जब हम बात करें टेंजेंट अगर 1/5 है तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में मैं बता चुका हूं फिर भी बता रहा हूं यहां पर अगेन, थीटा अगर आपको दिया गया और थीटा अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा, जो एंगल दिया जाता है उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर, यानी हम कहेंगे कि ये लंब हो गया जिसे हम P से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये आपका आधार हो गया, आधार जिसे हम B से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये आपका पता ही है कि क्या हो गया, कर्ड हो गया जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, स्मॉल h से। तो ये जो टेंजेंट होता है, अगर हम बात करें यहां पर कि टेन थीटा, तो टेन थीटा जो आपका आता है वो P/B आता है। P/B का मतलब लंब बटे आधार। तो अब आप यहां देखिए कि टेंजेंट अगर 1/5 है, टेंजेंट 1/5 का मतलब अगर ये P होगा तो ये होगा B। P मतलब परपेंडिकुलर लंब, B मतलब बेस आधार। और हम यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इस प्रकार है कि टेंजेंट यहां से इस एंगल के अकॉर्डिंग टेंजेंट की बात की गई है, मतलब आप इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखें तो ये है और बेस ही होगा। यानी अगर हम देखें कि परपेंडिकुलर मतलब अगर ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये पूरा कितना होगा, तो आप कह पाएंगे कि ये पूरा जो होगा ना वो होगा आपका 5, ये होगा 5। अब क्योंकि दो रेशियो की बात की गई है तो बाद में लिख लेंगे भी, लेकिन पहले आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद बोला गया कि, और बोला गया कि अगर 138 मीटर मॉन्यूमेंट की तरफ चलते हैं, तो मॉन्यूमेंट की तरफ मतलब यहां से इधर की तरफ चलते हैं, मतलब यहां पहुंचे, तो जब हम 138 मीटर चले, 138 मीटर चले हैं, तो 138 मीटर चलने के बाद अब वहां से जब जो देखते हैं सीकेंट की बात की गई है कि इस पॉइंट से इसके टॉप पे बनने वाला जो मतलब एंगल है वो इस प्रकार है कि सीकेंट आपका जो दिया गया है मतलब सेक थीटा वो दिया गया है आपका √193/12। यानी हम बात करें सेकेंड की बात करें, मतलब हम बात करें साइन सेक थीटा, तो ये सेक थीटा हमें पता होना चाहिए कि सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, आपका कॉस थीटा होता है, ये P/H होता है, B/H होता है, तो आपका cos थीटा होता है B/H, तो sec थीटा क्या होता है H/B। ये पॉइंट अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको पता चल गया कि सीकेंट, अब यहां से ये एंगल इस प्रकार है, जो भी एंगल होगा वो एंगल इस प्रकार है कि यहां से अगर हम ऐसा एंगल है जिसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा, जिसके अकॉर्डिंग सीकेंट की बात करें तो वो सीकेंट आपका आता है √193/12। यानी अगर हम ये देखें कि ये H होगा तो ये क्या होगा, B होगा। तो ये देखिए अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, लेकिन आपको एक ही ट्रायंगल में कुछ तो कॉमन मिलेगा, उस कॉमन के अकॉर्डिंग सोचना होगा। मतलब अगर आप यहां देखें कि अब आप यहां देखें तो ये कहेंगे कि H की वैल्यू 1, इस ट्रायंगल में H की वैल्यू √193 होगी, तो B की वैल्यू मतलब ये वाला पार्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 12 होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली ये बात है कि यहां पर भी आपने माना है, यहां पर भी माना है, और इसका रिलेशन अलग अलग हो सकता है, इसलिए कुछ अगर अलग से देखना है तो आपको करना ये होगा। जैसे मैंने कहा कि ये 5x है, अगर मैं कहता हूं 1x है तो ये 5x, तो ये 5x होगा तो ये 1x होगा। और अगर हम इसको देखते हैं, इनका रेशियो है, तो ये रेशियो है 1/, आपका समथिंग लिखा है, तो वो रेशियो है आपका साइड का, कौन सी दो साइड का रेशियो है, H और B का। तो अगर हम यहां देखें तो हम कहेंगे कि ये √193x होगा, तो ये होगा 12x। अच्छा, अगर ये वैल्यू ये x तो हमने इसके लिए माना था, तो हम कहेंगे कि ये √193y होगा, तो ये कितना होगा 12y। और इसका लेंथ अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं तो आपको पता है कि H = आपका होता है p² + b²। अगर आपको पढ़ा है, आपने कभी भी पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, तो आपने पढ़ा है H² = p² + b²। तो ये आपका हो गया H और ये हो गया आपका B, और आपको P पता करना है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम यहां से P की वैल्यू देखें, हम क्योंकि हमें P की वैल्यू निकालें, तो P = आता है H² - b²। अगर आपने पढ़ा होगा तो यही आता है। तो यानी आप अगर यहां पर निकालते हैं, क्या अगर आप निकालते हैं P, तो आप लिखेंगे H² मतलब √193 का स्क्वायर होगा 193,
y मैंने लिख रहा हूं वो बाद में लिख लेंगे। रूट 193 का स्क्वायर हो गया 193 माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो आपको पता है कि वाई स्क्वायर तो बाहर y निकलेगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 49, जो कि आ रहा है कितना, 7। और अगर ये 7 आ गया तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये 7 आएगा, और 7 का मतलब हम यहां लिखेंगे 7 नहीं, यहां लिखेंगे 7y। रेशियो है y तो y लिख दिया। अब आप अगर यहां से रिलेट करें और क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएं तो आप समझ पाएंगे कि क्या आंसर आएगा। आप ऐसे देखो, अगर मैं इस टोटल में से ये निकाल दूं तो ये लेंथ आएगा, मतलब 138 मीटर जो होगा वो कितने के बराबर होगा। अगर हम देखें तो अगर हम 5x में से 12y निकालें तो हमें पता है कि वेरिएबल्स अलग अलग है, तो वेरिएबल्स तो सेम बनाना पड़ेगा। तो यहां से पता चला कि 1x मतलब x की वैल्यू जो है वो 7y के बराबर है। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, तो 5x की वैल्यू होगी, अगर x की वैल्यू 7y है तो 5x की वैल्यू होगी इंटू 7 किया तो आप लिख पाएंगे 35y। ये हो गया 35y माइनस 12y। 35y में से 12y माइनस करेंगे तो 35 से 12 गया तो ये आपका कितना बचा, 35 से 12 गया 35y माइनस 12y, 35y माइनस 12y, तो ये आपका बचा कितना, 23y। दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 मीटर। y इज इक्वल टू 6 मीटर आ गया। और आपको हाइट बतानी थी, तो हाइट तो आपका इसके अकॉर्डिंग 7y है, y की वैल्यू 6 है, तो 7 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 मीटर। तो आप देख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको आंसर निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेशियो होता है साइड का, वो सेक और कोसेक, साइन, कॉस, टेन, ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जिसकी जरूरत थी वो मैंने अभी बता दिया, बाकी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ लगने में, वैसे देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं, टफ नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि टफ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है एज कंपेयर टू अभी जो आपने 2 क्वेश्चन किया उसके कंपेयर में। तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है ए पर्सन, ये वही क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, अलग ना क्वेश्चन पढ़ लूं, ठीक है। क्वेश्चन है ए पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व अ व्हीकल मूविंग टुवर्ड्स हिम एट यूनिफॉर्म स्पीड। It takes 10 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 60 degree. After this, the time required by the vehicle to reach the bottom of the hill is. एक व्यक्ति किसी पर्वत के शीर्ष से देखता है कि कोई गाड़ी एक ही रफ्तार से उसकी ओर आ रही है और उन्नयन कोण को 30 डिग्री से 60 डिग्री, उन्नयन नहीं औनमन, और औनमन कोण को 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होने में 10 मिनट का समय लगता है। इसके बाद गाड़ी को पर्वत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आप देखिए ये क्वेश्चन अब टफ नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप कितना अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है और ये पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है, और आपके 4 क्वेश्चन भी इस पे किए हैं एक वीडियो में, तो आप समझ पाए होंगे वहां से। तो आप यहां पर अगर उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आंसर निकालें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उससे जितने डिग्री नीचे की तरफ देखते हैं वो आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए आप यहां देखिए, एक पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। अब अगर मैं कहता हूं कि ये आपका एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी के टॉप पे यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है और यहां से वो ऑब्जर्व करता है, क्या देखता है, क्या ऑब्जर्व करता है कि एक व्हीकल, एक जो गाड़ी है वो आ रही है, एक व्हीकल आ रही है, कहीं से आ रही है इधर से। तो जब वो देखता है यहां पर व्हीकल को, तो वो पहले जो था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था और फिर बाद में क्या उतना हो गया 60 डिग्री। वो नहीं चल रहा है, सिर्फ व्हीकल चल रही है, वो यहीं पर बैठ करके कार को देख रहा है, व्हीकल को देख रहा है, गाड़ी को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ, ये एक कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी, तो 30 डिग्री पहले एंगल था, वो आगे आती आ गई, तो एक कंडीशन आ गई जब आपका यहां पर बोला गया कि 60 डिग्री हो गया। तो ये मैंने 60 डिग्री डायरेक्टली लिखा, लेकिन ये नहीं लिखना था 30 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोला गया। तो आपसे बोला गया कि अगर वो देख रहा है वो उसके ऊपर बैठ करके, तो यहां से जब वो देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अगर यहां से देख रहा है तो यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, उससे 30 डिग्री नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहां पर अगर 30 डिग्री होगा तो यहां पर भी 30 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोगों ने पढ़ा था, शुरू में ही मैंने बताया था आपको, आपने
या कहीं और भी पढ़ा होगा और मैंने बताया है, वो भी अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री। तो बोला गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में, मतलब अगर ये व्हीकल यहां से इधर की तरफ आई, कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो क्वेश्चन मार्क है, तो कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। तो ये 30 था, अब और ज्यादा झुकाव में देख रहा है, और ज्यादा नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अगर ये पूरा 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, वही वाला रूल। तो ये आप समझ पाए होंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जा रहा है, तो ये जहां से देख रहा है वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे नीचे की तरफ देख रहा है, तो अगर वो 60 डिग्री नीचे की तरफ देख रहा है तो ये आपका यहां से 60 डिग्री ऊपर की तरफ एंगल होगा, श्योर है 100%। अब आपसे बोला गया है कि अगर वो यहां से यहां का दूरी जो है, ये तो आपको दिया गया है, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये आपको दिया गया है कि यहां 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ, मतलब ये जो डिस्टेंस कवर किया उसने 10 मिनट में कवर किया। तो ये डिस्टेंस 10 मिनट में कवर किया, तो ये जो डिस्टेंस है उसे कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। जो डिस्टेंस आपका अभी और कवर करना है, कहां तक पहुंचने में, इस जो आपको दिया गया है, जो पहाड़ी दी गई है उसके बॉटम तक, यहां से इसके बॉटम तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं, आप समझना ध्यान से, रेशियो से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। और एंगल कौन सा है, 30 60 90, तो वो लॉजिक यूज करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। तो अब आते हैं पॉइंट पे। अगर हम यहां पर कई सारे तरीके हैं, जैसे अगर ये देखें तो 90 डिग्री होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री। तो एक तो तरीका है कि पूरा रेशियो यूज करें, दूसरा तरीका है कि जब एंगल बराबर होती है तो साइड बराबर होती है, अगर उसका यूज करने पर आसान हो जाएगा क्वेश्चन तो वो जरूर यूज करेंगे। पहले तो आप देखिए, पहले आप रेशियो पूरा यूज करते हैं। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, या फिर मैं कहता हूं कि अगर ये 1 रेशियो है, मैं 30 डिग्री देख रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 होगा। 30 के सामने अगर साइड का लेंथ अगर 1 रेशियो 1 यूनिट लेते हैं तो 60 के सामने कितना आएगा, √3 यूनिट। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में मतलब इस वाले ट्रायंगल में अब आते हैं, और ये ट्रायंगल में ये जो साइड आपने मानने के अकॉर्डिंग है, अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये √3 यूनिट होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 30 के सामने 1 यूनिट तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स √3 यूनिट। अब अगर ये दूसरा पार्ट आते हैं कि अब ये 30 के सामने यहां पर कितना आ चुका है, √3 यूनिट, तो ये पूरा कितना होगा, पूरा होगा 60, और 60 के सामने कितना होगा, तो 30 के सामने जो होता है उसका √3 टाइम, और √3 टाइम करें तो ये पूरा जो लेंथ आएगा उसका √3 टाइम करें तो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना होता है, 3 आता है। √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 आता है, तो ये 3 यूनिट हो गया। अब अगर आप देखो कि अगर ये टोटल 3 यूनिट है और ये 1 यूनिट है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट होगा। तो आप ऐसे ही देखो कि 2 यूनिट चलने के लिए 10 मिनट लगता है, तो 1 यूनिट और चलना है तो उसके लिए उसी स्पीड से कितना लगेगा, तो 2 से डिवाइड किया कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आ गया। अच्छा, दूसरा तरीका मैं कह रहा था कि अगर ये 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 30 होगा, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर देखते तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर ये 1 होगा, ये √3 होगा, तो ये 2 होगा, और ये 2 होगा तो ये 2 होगा। सिंपल लॉजिक। अगर आप देखो कि ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर ये 1 हुआ, अगर ये 1 हुआ तो ये √3 होगा 30 60 90 के अकॉर्डिंग, और 90 के अकॉर्डिंग कितना होगा, 2 होगा। और अगर ये 2 हुआ तो ये भी 2 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर आएंगे, क्योंकि अगर ये टोटल 60 है, 30 इसमें से माइनस किया तो ये 30, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 2 होगा तो ये 2 होगा। तो 2 यूनिट चलने के लिए 10 मिनट लगता है, तो 1 यूनिट यहां से यहां कितना चलना है, 1 यूनिट। तो 2 यूनिट चलने के लिए अगर उसे 10 मिनट लगा है तो 1 यूनिट और चलना है तो कितना समय लगेगा, तो आप कह पाएंगे कि 5 मिनट लगेगा। तो चलिए आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।